आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं सबको टीवी स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं हरीश खुराना है, आप उनको देख पा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार को आप देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ओनिका मल्होत्रा हैं, आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ DK दुबे हैं, संविधान के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत। दुबे जी, आप इसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो तू मैं होनी है, मुझे पता है, तीनों पार्टियों में। दुबे जी, ये जो चुनाव नहीं हो पाया, ये दो मुद्दों पर नहीं हो पाया। एक, आम आदमी पार्टी कह रही है नॉमिनेटेड मेंबर्स को पहले आप शपथ नहीं दिला सकते, ये परंपरा आप तोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है आपको नियम नहीं पता। आम आदमी पार्टी कह रही है नॉमिनेटेड मेंबर्स से वोट डलवाना चाह रहे हैं, वोट वो नहीं डाल सकते। पहले तो इस पर जरा स्थिति साफ करिए। देखिए, ऐसा है कि जो ओथ है वो सेक्शन 32 में डिफाइंड की गई है और उसमें काउंसलर और नॉमिनेटेड काउंसलर दोनों की ओथ की चर्चा की गई। उसमें पहले किसकी होगी, बाद में किसकी होगी, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जो परंपराओं में चल रहा है, लेकिन परंपराएं बाइंडिंग वही होती हैं जो रूल ही बन जाती हैं। वैसे जो सदन की परंपरा है, ये डिस्क्रिशनरी पावर जहां तक होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेकिन परंपराओं का पालन करते हैं मुख्यतः राज्यपाल या वो, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशन होता है तो डिस्क्रिशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात तो जो ओथ के सेक्शन 32 में, इसी एक्ट के सेक्शन 32 में ये बात कही गई है, उसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कोई पहले बात की चर्चा नहीं है। मतलब एब्सेंट है, वो कॉलम ही एब्सेंट है कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। अब दूसरी बात आती है कि नॉमिनेटेड मेंबर के वोटिंग की बात। तो फिर सेक्शन 35 में ये व्यवस्था दी गई है कि पहले दिन, प्रत्येक वर्ष का जो पहला दिन होगा, पहली सीटिंग होगी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो चुने हुए सदस्य जिन्होंने ओथ ली है वो करेंगे। तो अब क्या व्यवस्था पहले से चल रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन मैं कानून की बात कह रहा हूं जो कानून में लिखा है। अब कानून में लिखे का एक जजमेंट है 2015 का ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें बार्ड कमेटी के चुनाव की बात कही गई है और यह कहा गया कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर बार्ड चुनाव में बार्ड चेयरमैन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें NDMC वर्सेस जजमेंट है जिसमें यह कहा है कि नहीं, अगर उसने शपथ ले ली है तो वो उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कि इलेक्टेड मेंबर रखता है। इसलिए वार्ड कमेटी का चेयरमैन भी हो सकता है, डिप्टी चेयरमैन भी हो सकता है और उसके वोटिंग राइट भी होंगे। और साथ में यह कहा, जब तक इस पर कोई प्रावधान नहीं बना दिया जाता तब तक इन एब्सेंट ऑफ एनी प्रोविजन, चूंकि उसने शपथ समान रूप से ली है इसलिए उसके समान अधिकार हैं। उसके पीछे का जो तर्क है वो तर्क ये भी है, एक बात सब लोग सहमत होंगे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट नहीं डालते, लेकिन MCD में चूंकि सांसद और विधायक भी वोट डालते हैं, इसलिए उनका तर्क यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो उतनी ही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे सांसद और विधायक रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए वोट डाल सकता है। तो अभी तक चूंकि उस पर कोई प्रावधान बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई अभी तक कोई जजमेंट नहीं है, तो ये मानते हैं हम कि जो वार्ड कमेटी का जजमेंट है 2 जजों की बेंच का दिल्ली हाई कोर्ट का, वो यहां पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब बात डिपेंड करेगा कि LG क्या करते हैं या सदन क्या निर्धारित करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर रूल 243R उसका जिक्र किया है और संविधान का एक स्क्रीनशॉट डाला है उन्होंने, और उसमें तो वो जो लिख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकता है। नहीं, रूल में अंदर मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो 243R और S का है, मतलब 243RS कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसमें ये कहा गया है उसको हवाला देते हुए उन्होंने जजमेंट किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, दैट इज वाई सच एंड सच। जब तक रूल नहीं, अगर रूल बना, उन्होंने संविधान की शायद इस 243R का ही स्क्रीनशॉट डाला है, वो उसी का जिक्र कर रहे हैं। 243R में R का ही जजमेंट, मैं आपको जजमेंट कोट कर देता हूं। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक सेकंड बस, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम ओनिका मेहरोत्रा, ये जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट का। अब क्या हुई है ओनिका जी? हाँ, तो उसका आगे क्या होगा पता नहीं, मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो जजमेंट है वो जजमेंट में भी उन्होंने उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया था और उसमें कहा था कि जब तक एब्सेंट है तब तक ये किया जा सकता है। बाकी रूल्स अगर अंदर बने हुए हैं, मुझे रूल्स का आइडिया नहीं है, अगर रूल्स बने हुए हैं तो रूल फिर वहां पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो, जहां तक मुझे याद पड़ता है दुबे जी, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वहां पर राज्यसभा में
वो तो वोट डाल सकते हैं। नहीं, राज्यसभा में वोट नॉमिनेटेड मेंबर चेयरमैन के चुनने पर नहीं डालते, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के चुनने पर नहीं डालते। राइट, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है तब वोट डाल सकते हैं। बाकी सब में डाल नहीं, नो कॉन्फिडेंस में भी नहीं डालते, बाकी सब में डालेंगे। जो वोट, जो बिल बनेगा वोट बिल में सब में डालेंगे, बाकी में नहीं डालते। राइट, ओके। तो आपको क्या लग रहा है दुबे जी? हाँ, बोलिए। अगर वो उपराष्ट्रपति के सीट का मैटर आता है जहां वोटिंग राइट बनता है, वहां पर वो 12 वोट नहीं पड़ते। ओके, आज जो ये झगड़ा हुआ है, ये क्या लग रहा है आपको? ये क्यों हुआ है? कौन ये चुनाव को टालना चाह रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मेरा मानना यह है, जहां तक मेरा अपना पर्सनल है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, नॉमिनेटेड मेंबर या जो चुने हुए सदस्य हैं उनके वोट करवाने में किसी को भी कोई समस्या मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। तो वहीं पर हंगामा खड़ा करना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर बाद में वोटिंग का राइट आता, वोटिंग का नंबर आता, उस समय मुझे लगता है वो राइट टाइम था ऑब्जेक्शन लगाने का, अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो। लेकिन जिस समय शपथ ली जा रही थी उस समय तो ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी कर गई आम आदमी पार्टी। ओके, ओनिका जी, क्योंकि आप तो उस जजमेंट का हिस्सा थी उस केस का, पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं फिर, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिए इस पर। क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट करने का अधिकार है या नहीं है? सर, इसी बात पे मैं कोर्ट पे गई थी और मैंने बात उठाई थी कि अगर आपने ऑल्डरमैन बनाए हैं तो कोई हम डमी थोड़ी ना है। जब आए हैं तो कॉन्क्रीट काम भी करेंगे। उस वक्त 3 डिवीजन में थी सर, इसलिए 30 नॉमिनेटेड मेंबर्स बने थे सर। हर एरिया के 10-10 हो गए थे। और हमने ये कहा अगर आइडल बैठना है तो ये पर्पस डिफीट होता है हमारा। हमने 2 मांगे उठाई थी, एक फंड की और दूसरा वोटिंग राइट की। फंड इसलिए नहीं मिला बिकॉज आप इलेक्टेड नहीं है, ए, और आपका क्षेत्र डिसाइडेड नहीं है। उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे को। मैं वही देख रहा हूं ना, शर्मनाक तस्वीरें आई हैं आज ये इस सदन से। दुबे जी, ये अगर यही सब सड़क पे हो रहा होता तो कई तरह की धाराएं लग जाती। इस सदन के अंदर कोई है, कोई धारा संविधान में जो इन पर केस किया जाए, इनको जेल की हवा खिलाई जाए? ये जितने भी ये मारपीट कर रहे हैं, जो सदन का चेयरपर्सन रहता है उसको राइट होते हैं, लेकिन अभी जब सदन बैठा ही नहीं पाया है और चेयरमैन भी प्रोटम है, तो फिर आगे का क्या मतलब? ये कैओटिक सिचुएशन है जो जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या प्रोटम स्पीकर भी वो इस स्टेज पर कार्रवाई कर सकता है? लेकिन उसके बाद पावर होती करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये सिचुएशन दूसरी है कि वो प्रोटम है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर पे भी बता दीजिए, उस पर भी खूब बवाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब ने बीजेपी की पार्षद को बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे वाले को बनाइए। नहीं सर, देखिए यहां पर भी मुझे लगता है कि चूंकि एमसीडी सेंट्रल का एक्ट है, अगर ये कहा जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर एलजी को एक्शन लेना, तो भी सेंट्रल उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती। दिल्ली सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एमसीडी, इसलिए ये प्योर डिस्क्रिशन जहां तक है वो एलजी का बनता है। परंपराएं मुझे नहीं मालूम कि कैसी रही हैं, हालांकि परंपराओं में सीनियर मोस्ट कैसे चुना जाता है ये बाकी लोग बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि एलजी के पास डिस्क्रिशन होता है और वो सेंट्रल का एक्ट है, इसलिए राज्य सरकार का उसमें रोल नहीं होता है। अब काउंसलर जब चुन जाएं तो चुनने के बाद फिर वो नए सिरे से अपना स्पीकर चुनेंगे, वहां पर सारे राइट फिर सदन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले इस एलजी के पास रहता है, सेंट्रल का एक्ट है। हाँ, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। मालक, देखिए इसमें दो चीजें बहुत संदेह पैदा करती है। पहला संदेह ये पैदा करती है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनका कंडक्ट, और मैं बहुत खुल के इस बात को कहना चाहता हूं कि कंडक्ट इस लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि वो लॉ, क्या कहते हैं, पब्लिक ऑर्डर, क्राइम, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों के अलावा ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो कैसे 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं बिना दिल्ली की सरकार को इन्फॉर्म के, या बिना दिल्ली की कैबिनेट को के संस्तुति के? आप, और उसमें से जिनको भी नॉमिनेट किया गया है उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं। हाँ। और उसके बाद जब आप प्रोटेम स्पीकर की बात आती है तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, आप जो सीनियर मोस्ट काउंसलर है उसको आप बना दीजिए। वहां भी आपने बीजेपी के एक को आप रखा है, तो इसका मतलब यह है कि एलजी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहे हैं। हाँ, दुबे जी क्या कह रहे हैं? दुबे जी, मैं ये कह रहा था कि आशुतोष जी की बात बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन दिल्ली के एलजी के पास 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं। जितने सब्जेक्ट राज्य सरकार के पास हैं उन सब्जेक्टों पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य सरकार होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट केंद्र के पास हैं उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री होती है। तो ये दोनों में डिस्टिंक्शन है। दिल्ली का एलजी प्योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी राज्य की सरकार नहीं होती है, और ये केवल दिल्ली में नहीं है, वो जहां कहीं भी है वहां भी ऐसा ही है।
दुबे जी यही बात मैं कह रहा हूं, 3 चीजें हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। ये वो 3 चीजें हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। ये केंद्र, ये गृह मंत्रालय के सीधे अधीन है। और एलजी को ओत नहीं होने देगा। ये कहते हैं जी पहले आपने मनोनीत पार्षद को क्यों कराया? अरे किस एक्ट में लिखा है कि मनोनीत पार्षद पहले ओत नहीं ले सकते? ये मेरे पास सामने ये प्रूफ है, इन्हीं का अपना, मेरा नहीं है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। उसमें क्या लिखा है जो अभी दुबे साहब ने भी बोला, सेक्शन 32 धारा 330 शपथ दिलाई जाएगी और अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी कहेंगे। पीठासीन अधिकारी के पास पूरा राइट है पार्षदों को दिलवाने का। इसमें कहाँ आता है कि नॉमिनेटेड पहले होगा या नॉमिनेटेड बाद में होगा? कहाँ होगा? ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है। कह रहा हूं, सुनिए ना, जो चुनकर आए हैं अगर उनकी ओथ पहले हो जाती तो क्या चला जाता? क्या फर्क पड़ रहा है भाई? नॉमिनेटेड वालों को बाद में शपथ दिला लेते, क्या चला जाता? 5 मिनट बाद हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? ओथ तो सबकी होनी है, ओथ तो 270 की होनी है। क्यों फर्क क्या पड़ गया? एक सेकंड, हरीश खुराना, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप कितने दशक हो गए आपको दिल्ली की राजनीति में, हरीश खुराना? दशकों हो गए सर। कितने? 20, 25, 30 साल तो हो गए। बोलिए, ओके, सवाल पूछो ना मानक भाई। हाँ, मेरा सवाल नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि दर्शक भी जान ले, हरीश खुराना का एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है। उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। अब से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप तो 15 साल एमसीडी में रहे ना, 15 साल, पिछली बार जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनके नाम किसने दिए थे? क्या वो एलजी ने चुने थे? जब यूपीए की सरकार थी तब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के नाम एलजी साहब ने तय किए थे? किसने तय किए थे, बताइए। देखो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, मैं 97 में भी देखा, मैंने 2002 में भी देखा, 2007 में भी देखा। किसने क्या चुना मैं उस पर नहीं जा रहा। सवाल ये है कि हम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो चुने हैं वो लीगल है या इलीगल है? अरे भाई, लीगल इलीगल की बात नहीं है, रुकिए एक मिनट। ना हरीश खुराना, एक सेकंड, अब आप चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ये बेईमानी है। देखिए, आप माने या मत माने, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है। भाई मैं ये कह नहीं रहा हूं कानूनी तौर पर, देखिए डीके दुबे ने बता दिया। हरीश खुराना, एक्सेप्ट करने से नहीं होगा। भाई रुकिए ना, ये जो कानून कहता है वही कहेगा ना। तो सही, कानून तो ये है मेरे सामने। देखिए दर्शक को सुनने तो दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं, कुलदीप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं डीके दुबे ने साफ बता दिया कि नॉमिनेट कर सकते हैं एलजी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, और वो वोट भी दे सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, आपकी एमसीडी में सत्ता थी ना, तब वो मेंबर्स किसने नॉमिनेट किए थे? वो नाम किसने दिए थे? वो एलजी साहब ने दिए थे या नहीं दिए थे, या फिर आपने दिए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनता है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर चुनता है। जवाब दे चुका हूं मैं। चुनता तो है, नाम पूछे होंगे ना आपसे। भाई किससे पूछे थे? किससे पूछे थे? पिछली बार 11 के 10 के 10 काउंसलर्स जो है कांग्रेस के थे, इसके थे, आम आदमी पार्टी के थे। इस बार हमारे चुनने तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं कह रहा हूं 10 चुन के भी आ गए, क्या नंबर में फर्क पड़ गया? 150 नंबर आपने अभी दिखाए ना 150 नंबर, तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उनको घबराहट इस बात की है कि ये कहते हैं कि मेरे काउंसलर बिकाऊ हैं, कहीं बिक ना जाए, तो प्रॉब्लम ये है इनको। अच्छा सुनिए, असली प्रॉब्लम ये है। हरीश खुराना, मेयर का चुनाव कौन जीतने वाला है? मेयर किसका बनेगा? 150 बोले, अभी मेयर किसका बनेगा? मैंने तो नहीं दिखाई, आपने दिखाई मानक 150 दिखाए आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के आपने दिखाया 115, 116, 120, यही दिखाए ना। अच्छा, मेयर किसका बनेगा तो बताइए। डिफरेंस है नहीं है? अगर 10 काउंसिलर को हटा भी दो तब भी क्या फर्क पड़ गया? वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हरीश रुकिए ना, हरीश भाई रुकिए ना, मेयर किसका बनेगा? अरे बाबा, वो तो सदन डिसाइड करेगा ना, उनको डिसाइड कर भाई, सदन बैठते हो तो। सदन बैठा ही नहीं, सदन ने ओथ ली। क्या बीजेपी का मेयर बन सकता है क्या अभी भी? भाई मैंने क्या बोला? इसमें मानव डिसाइड थोड़ी करेगा, कुलदीप डिसाइड थोड़ी करेगा, हरीश खुराना डिसाइड थोड़ी करेगा, सदन डिसाइड करेगा ना। सदन में बहुमत किसके पास है? ओके, सदन में बहुमत किसके पास है मुझे बता दो। आम आदमी पार्टी के पास है। फिर उनको डर किस बात का है? डर क्यों रहे हैं? आशुतोष क्या कहना चाह रहे हैं? डर क्यों रहे हैं वो? आशुतोष, हरीश खुराना जी बड़े समझदार आदमी है, आपकी जाल में फंसने वाले नहीं है। अब इन्होंने कहा ना कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर चुनते हैं, तो अगर आप 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है। हाँ। लेकिन क्या प्रेसिडेंट चुनते हैं क्या? वो तो सरकार नाम भेजती है। वो तो क्लॉज बहुत स्पष्ट है, पूरी सरकार दिल्ली में एलजी के नाम से चलती है, केंद्र में प्रेसिडेंट के नाम से चलती है, राज्यों में गवर्नर के नाम से चलती है। और यहाँ में फर्क है। हरीश खुराना जी, मुझे आपको समझना, जानबूझ के आप बनने की कोशिश कर रहे हो। तो दुबे साहब ने अभी बड़ी क्लियर कर दिया है। दुबे साहब ने साफ बोला है
और ये मेरे हाथ में है, ये कुछ छुपा हुआ नहीं, मेरे हाथ में है आशुतोष जी। अरे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। मानक, मैं इनको बोले जरा हरीश खुराना जी, आप वरिष्ठ आदमी है, आप सुनने की क्षमता रखिए ना, अपने समय में आप बोलिएगा। बेसिक बात बहुत स्पष्ट है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में कोई भी काम बिना एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट नहीं कर सकते। सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और सर्विसेज और लैंड, बस। इसके अलावा अगर वो करते हैं तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और चूंकि उन्होंने बीजेपी के लोगों को नियुक्त किया है एल्डरमैन के तौर पे, इसी से लगता है कि इस पूरी दाल जो है काली है। लेकिन आशुतोष, डीके दुबे बता देंगे। दुबे जी, ये मेंबर्स नॉमिनेट करने का जो मसला है, मानक एक बात और बता देता हूं मैं आपको। 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए, उसके बाद जब एल्डरमैन का चुनाव हुआ, तो वो दिल्ली की सरकार ने नाम भेजे थे, वो एलजी ने नहीं भेजे थे। उस वक्त नजीब जंग थे उस वक्त। तो इस बार नाम भेज रहे हैं, उसी से संदेह पैदा होता है कि जरूर इसमें बीजेपी का मेयर बनाने की साजिश चल रही इसमें। नहीं, लेकिन अगर वो 10 चले भी गए आशुतोष, तब भी नंबर्स तो आम आदमी पार्टी के साथ ही है। मैं कह रहा हूं गलत तरीके से क्यों जाएंगे। इसका मतलब यह कि आप नंबर बढ़ा के कहीं ना कहीं अपना मेयर बनाना चाहते हैं। ओके, डीके दुबे जी और आशुतोष सही कह रहे हैं। ये पुलिस और लैंड के अलावा और सर्विसेज भी कुछ हद तक जो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है मामला अभी तक, उसके अलावा तो सब एलजी साहब सरकार से पूछ के करेंगे। और ये जो नॉमिनेट करने वाला मामला है, क्या इस पर भी कुछ बाध्यता है क्या? एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में अभी जो मैं 2 बता रहा था, बल्कि हैं 3, और तीनों का सीधा संपर्क एलजी से होता है। काउंसिल ऑफ, ये जो एमसीडी जो निर्णय लेती है उस पर भी कम वो एलजी आता है, फिर राज्य सरकार के जो विषय हैं उस पर भी एलजी आते हैं, और जो केंद्र सरकार के विषय हैं उन पर भी एलजी आते हैं। तो यहां पर अभी चूंकि एमसीडी बैठी नहीं है, ये एक्ट सेंट्रल है, ये स्टेट लॉ नहीं है। चूंकि स्टेट की हाउस के पास इसकी पावर ही नहीं है। कोई भी काम एमसीडी का एक्ट उठाकर देखेंगे तो वो ये बार बार कहता है कि अमेंड करने की पावर, इसमें संशोधन करने की पावर केंद्र सरकार के पास है। इसलिए यहां पर डाउट पैदा होता है। मुझे लगता है इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, वो ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे, क्योंकि एक्ट जो है वो सेंट्रल है ये। ओके, ओनिका जी, लेकिन आपने तो देखिए सीधे सीधे बोल दिया बीजेपी सही कर रही है।